हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसको डाउट में पूछा है और कई लोगों का डाउट है चूँकि आप किसी प्रैक्टिस बुक से आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, राइट। तो देखो ये ऐसे भी CSIR नेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो इसमें क्या है, मेनली आपको एक लीनियर मैपिंग का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म आपको दिया हुआ है। देन आपको क्या बोलता है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है या कहिए कि बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। मैं इस पर पूरा आपसे बात करूँगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक कि आपको मैट्रिक्स क्या दे रखा है, कैसे बनाना है, इसको तो हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, बट यहाँ पे आपके साथ क्या दिक्कत हुई है मैं उसको बात करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको कॉलम दे रखा है, ठीक है। 1 - 2 2 3 कॉलम में क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो बेसिस, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिस को देखना। अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस होता, ठीक है, अगर ये क्या होता स्टैंडर्ड बेसिस होता तब तो हम लोग क्विकली जो है विद इन द सेकेंड आंसर बता देते। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है ये आपको, बट ये बेसिस का एलिमेंट है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो दोनों जो है एक बेसिस फॉर्म करेगा। ओके, अगर बेसिस फॉर्म करता है तो ये नॉन स्टैंडर्ड आपका बेसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो इस पर हम लोग कैसे काम करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है। आप कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मैपिंग है वो आपका R2 से R2 है, राइट। R2 से R2 का मैपिंग है, ओके। और यहाँ पे जो हमको बेसिस का एलिमेंट है वो 1 0 है 1 1 है, ठीक है। इधर भी कह सकते हैं 1 0 है और 1 1 है, राइट। ये आपको दे रखा है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मेरे को ये फाइंड आउट करना है, तो ये अगर मैं इसमें कोई पॉइंट XY लेता हूँ, ठीक है, पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये XY जो है चूँकि ये दोनों एलिमेंट इसका बेसिस है, सो वी कैन राइट XY एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट, राइट। तो बट उसके लिए हमको पहले T10 और T11 फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है, ठीक है, इसमें 1 0 का इमेज क्या आ रहा है, 1 1 का इमेज क्या आ रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है कि 1 0 का जो भी इमेज होगा, फिर 1 1 का जो भी इमेज होगा, इन इमेजेस को हम लोग क्या कर सकेंगे, इसको हम लोग जो है लिख सकेंगे विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट्स। क्योंकि इस तरफ का जो बेसिस है वो क्या है, वो अगेन यही दो एलिमेंट है, राइट। तो ये सारा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत मुश्किल नहीं है, आपने आई होप इसको कर रखा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलो देखो कैसे करेंगे, पहले T10 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे T10 फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल होगा। कैसे, क्योंकि आपको मैट्रिक्स दे रखा है ना। मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं ये भी आपको पता है कि जब भी आप इस तरह का कोई जो है इक्वेशन लिखते हो तो उसमें जो आपके पास में कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट का जो सेट होता है वो पहला कॉलम बनाता है। तो अगर T10 की हम लोग बात करें तो T10 क्या होगा मेरा, ये चूँकि T10 किधर का एलिमेंट होगा, इधर का एलिमेंट होगा, ठीक है, चूँकि ये इमेज है अंडर T। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 0 प्लस बीटा 1 1, राइट। मतलब इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट लिख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा सिंपली क्या होगा, क्योंकि आप 1 0 का पहला एलिमेंट का इमेज निकाल रहे हो, तो पहला एलिमेंट के इमेज के लिए जो सेट ऑफ स्केलर आपका होगा अल्फ़ा बीटा, वो क्या होगा, वो होगा सिंपली फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी अल्फ़ा 1 और बीटा -2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 1 0 और बीटा क्या हो जाएगा -2 1 1, राइट। इस तरीके से अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा ये और बीटा ये। अब चलो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2, -2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों ऑर्डर पेयर को ऐड करना है, तो 1 और -2 -1 0 और -2 -2, इस तरीके से ये आ गया, T10 आ गया। इसी तरीके से मैं T11 निकाल सकता हूँ, यानी सेकंड एलिमेंट का इमेज निकाल सकता हूँ। सेकंड एलिमेंट का इमेज निकालूंगा अगेन, तो अगेन इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि बेसिस का एलिमेंट तो यही है। तो अब जो अल्फ़ा और बीटा है इस टाइम क्या लेंगे, वो फ्रॉम सेकेंड कॉलम लेंगे, यानी ये अल्फ़ा ये बीटा। तो सिंपली इट इज़ 2 1 0 और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा 3 1 1, राइट। जैसे अब इसको आप देखोगे तो ये आपका है 2 0 प्लस ये आपका 3 3, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ऑर्डर पेयर को तो आपका आ जाएगा 5 3।
ओके। अब देखिए इनसे भी आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं बिल्कुल क्विकली। आपने ये इमेज निकाल लिया 10 और 11 का, ठीक है। अब आप देखोगे ना, तो अगर मैं इसको चेक कर लूँ 10 को, तो 10 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 10 डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x को 1 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो ये क्या आएगा 1 + 0 1 ही आएगा। तो पहला वैल्यू 1 मिल रहा है, जबकि पहला वैल्यू क्या आना चाहिए था, -1 आना चाहिए था। ये ऑप्शन आपका गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप देखोगे तो सेम चूँकि एंट्री है तो 1 ही आएगा, तो ये भी आपका गया। इसमें आप देखोगे 1 और 0 डालने से क्या आ जाता है, ये आपका आ जाएगा 0 -1। तो देखो इसमें -1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड को भी चेक कर सकते हैं। तो 1 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 0 1 आएगा। तो आना क्या चाहिए था -1 -2, तो ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार इसको ऐसे देख भी सकते हो कि अगर मैं 1 0 डालता हूँ तो ये -1 आ रहा है, ये आपका 0 -2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड का टेक्निक है जो आप बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और सबसे पहले आप इसी को करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं TXY निकालने जाऊँगा तो टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम मैंने बचा लिया, और इस तरीके से भी आपको टाइम बचाना होता है। बट लेकिन अगर आपको चलो कंफर्म करना है कि वही वैल्यू है, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जानना चाहिए, क्योंकि CSIR नेट में कभी कभार जो है आपको ये निकालना पड़ता है, अगर 4 डिफरेंट ऑप्शन हुए तो फिर कंफर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक तो ऑप्शन डिस्कार्ड वाला आप याद रखिएगा कि अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको बहुत हेल्प करता है, ओके। लेकिन आप अगर आपको कन्फर्मली निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो मैं ऐसे करूँगा कि XY मैं जब बोलूँगा ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, ओके। अगर मैं XY लेता हूँ तो XY मैंने लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक एलिमेंट है, इमेज तो नहीं है। अगर ये इमेज होता तो उस पर T लगा रहता, ठीक है। तो ये इमेज नहीं है, तो यानी कि इस तरफ का एलिमेंट है। अगर इस तरफ का कोई एलिमेंट है तो उसको मैं इस तरफ की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप पहले जान रहे हो। सो मैं अल्फ़ा ही लेता हूँ, कोई इशू नहीं। अल्फ़ा 10 + बीटा 11 इस दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने, ओके। अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो अल्फ़ा 0, ये हो जाएगा आपका बीटा, ओके। इसको अगर अच्छे से लिखे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा एंड बीटा, और इधर क्या है आपका, इधर है आपका XY। सो फाइनली आपको यहाँ से दिखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, अगर मैं इक्वेट कर दूँ तो दूसरा ऑर्डर पेयर यानी बीटा आपको Y मिल जाएगा, ओके। अगर बीटा Y है तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, X होगा। देन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका X - बीटा यानी X - Y, राइट। ये आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा दोनों निकल गया। अल्फ़ा बीटा अगर आपका निकल गया तो आप क्विकली क्या कर सकते हो, XY को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, = अल्फ़ा के प्लेस पे X - Y 10 प्लस बीटा के प्लेस पे Y 11 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब जैसे ही मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगा दिया मैंने, ये इमेज आ गया, क्योंकि इमेज भी लीनियर होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये मेरा अल्फ़ा का वैल्यू है, तो T मेरा यहाँ पे आ जाएगा T10, फिर इसको छोड़ करके T मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, T11, ओके। तो अब मैंने इमेज दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इमेज अप्लाई करता हूँ तो चूँकि मेरे को यही फाइंड आउट करना है, तो अब देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा X - Y T10 अगर देखें हम लोग तो सिंपली क्या है, -1 - 2 है, -1 - 2, ओके, प्लस Y T11 क्या है, तो ये है आपका 5 3। अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसको सोल्व कर देना है। तो अगर मैं इसको सिंपली सोल्व करता हूँ तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + y, कॉमा -2 से करेंगे तो -2x और +2y, ये आ गया जी, राइट। फिर इधर देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, कॉमा सॉरी प्लस है बीच में, चलो तो एक ऑर्डर पेयर निकल गया, प्लस दूसरा वाला क्या आ जाएगा 5y, इसको आप 5y से फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। चलिए ये आ गया। अब इन दोनों को फाइनली ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो -x + y और +5y क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x + 6y, कॉमा -2x + 2y, इसमें 3y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2x + 5y। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वही ऑप्शन आ रहा है जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन था। देखो इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये टाइम आप बचा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में इमेज मिल जाता है और मैट्रिक्स को देख करके आप बहुत जल्दी इमेज निकाल लोगे, ठीक है, तो आप इमेज से ऑप्शन डिस्कार्ड कर लेना, आपका टाइम बच जाएगा। बट अगर आप इसको निकालने भी जाते हो तो चूँकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस होता
ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, चूँकि मैं जब भी कुछ बताता हूँ तो चाहता हूँ कि एक बार रिकॉल करवा दूँ, एक पुरानी चीज़ रिवीजन करवा दूँ, ताकि जब भी पढ़ने का तरीका भी देखो यही है, जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना तो उससे सिमिलर जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। वरना क्या होता है कि एक ही चीज़ छप जाती है, एग्ज़ाम में मिलते ही बच्चे टूट पड़ते हैं ऐसे। जी नहीं, अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया है, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा यहाँ पे, तो सिंपल ही होगा आपका 1001, ठीक है। R2 के लिए ये क्या होता है, ये आपका होता है स्टैंडर्ड बेसिस। अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया है तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड बेसिस के केस में बहुत ही जल्दी आप लिख पाओगे। जैसे आपको अगर इमेज निकालना है तो उस केस में इमेज क्या होगा, तो पहला वाला का जो इमेज होगा T10 का इमेज क्या आएगा, तो अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहला कॉलम आप ले लीजिए 1 - 2, ये आ जाएगा, ठीक है। T01 निकालिएगा तो क्या होगा, दूसरा का निकालिएगा तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 2 3। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है तो ये तो आप विदिन 10 सेकंड निकाल पाएंगे, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, राइट, आपको फ़ौरन मिल जाएगा। अगर ये दिया रहता तो ये चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं था, इसको आपको समझना है। मैंने ये सब पूरी बात की है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, ठीक है, और ये जो है ये भी एक बेसिस है, ये सब मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। तो अब चलो, अब यहाँ पे अगर ये इमेज मिल गया तो अगेन आप इससे ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन होगा, राइट। ये तो हो गया इमेज निकालने का। अगर स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है ना तो इमेज भी निकालने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना है, तो मैं हर तरह की बात आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको काम करने में काफ़ी मज़ा आए। तो अब आपको अगर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा TXY, कुछ नहीं करना। अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस है ना तो डायरेक्ट आप इसको ले लो, पहला रो को लेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा x + 2y, पहला वाला आ गया x + 2y, और दूसरा रो लेंगे तो -2x + 3y, तो आपका -2x + 3y ये आपका दूसरा ऑर्डर पेयर मिल गया और ये आपका आंसर हो गया। मतलब इस पूरे ऑप्शन में, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बेसिस दिया रहता तो ये तो आप बस कॉलम देखोगे और एक रो देखोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि y जो होता है ना, एक्चुअली ये होता है कॉलम से एसोसिएटेड, x जो होता है वो रो से होता है, ठीक है। तो x यानी कि पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर आपको x और y में लिखना है तो सिंपली क्या करना है, तो आपको एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, ठीक है। तो x + 2y पहला ऑर्डर पेयर, -2x + 3y दूसरा ऑर्डर पेयर, देखो कितना जल्दी लिख दिया। तो अगर स्टैंडर्ड बेसिस रहता है, बहुत बार आपको मैं बता दूं कि स्टैंडर्ड बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो वो विदिन द सेकंड होता है, बस आपको जो है मैट्रिक्स देखना है और रो वाइज XY लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया तब भी कोई आपको वरीड नहीं होना है, बिल्कुल आराम से काम करना है, इमेज फाइंड आउट करके डिस्कार्ड कर लो, और अगर आप कंप्लीट निकालना चाहते हो तब भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा है। लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है, आप बेसिस नहीं जानते, ठीक है, या ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आप बहुत अच्छे से नहीं समझ रहे हो तो आपको पूरा लेक्चर जरूर मेरा अटेंड करना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जो है अगर झारखंड PGT की बात करें तो लास्ट ईयर भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, CSIR नेट में तो हर साल आता रहता है, ठीक है, जैम वगैरह में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको डेफिनेटली इसको अच्छे से तैयारी करना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, हेल्पफुल होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कोई अगर आपको और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। देखिए डाउट्स आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं। अच्छा, एक बात और भी था ऑप्शन में, मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो वो MSc के लिए जो एक MSc एंट्रांस के लिए जो बुक आती है वहाँ पे है, तो उसमें क्या है कि ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आप चारों ऑप्शन देखना, मैंने यहाँ पे ऑप्शन एडिट किया है, करेक्ट ऑप्शन को मैंने लिया है, वरना वहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं ना, चारों ही रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे उसी में परेशान हैं। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो लेवल है ना, जो CSIR नेट का लेवल है या जो PGT का लेवल है, इसमें क्या है कि अच्छे पोर्शंस हैं, ठीक है, जबकि जो उतने बड़े एक्सपर्ट को हायर नहीं किया जाता। इसलिए वजह से आप देखिएगा बहुत जगह मैंने देखा है कि आंसर में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर का या तो CSIR नेट का उठाइए, क्वेश्चन बैंक से उठाइए, ठीक है, या जो मैंने आपको बहुत सारे MCQs बताए हैं उसके उठाओ और उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ, ठीक है। इसलिए कि हर तरह का क्वेश्चन फिर आप फालतू का दिमाग ख़राब करते हैं, ऑप्शन मिलाना चाहते हैं, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। हमको तो रटना ही नहीं है भाई, हमको समझ समझ के काम करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से करना है, तो परेशान नहीं होना था। वो चारों ऑप्शन को आप देख लेना, वो अगर था तो उसमें चारों रॉन्ग था, तो यहाँ पर मैंने सही से क्वेश्चन को फ्रीज कर दिया है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत है और डाउट्स पूछते रहिए, बट ऐसा नहीं कि बस फ़ौरन से पूछ लीजिए। मेरा एक तरीका है कि अगर आप कोई बहुत इजी डाउट पूछेंगे तो फिर मुझसे मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखिए, एग्जाम अगर निकालना है ना तो आपको तैयार ही होना पड़ेगा। रट करके लिमिटेड क्वेश्चन को याद करके हम कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, ओके। तो फाइनली मैं आपको बोलूँगा कि
डाउट्स, वो डाउट जो आपसे बार बार कोशिश करने से नहीं बनते, ठीक है। तो कुछ तो फ्रीक्वेंट डाउट होते हैं, इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी रहती है, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। बट इस तरह का जो था आपका इशू, तो मैंने इसको आपको समझा के बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।